अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर के सेकेंड फेज में, एंड दैट इज एडजस्टमेंट्स। है ना? चलो, अब एडजस्टमेंट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट वाला एडजस्टमेंट कर लेते हैं जो एग्जाम में ना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो लोग पूछते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू एडजस्टमेंट नंबर 1, दैट इज प्रोविजन ऑन एडवांसेस। प्रोविजन ऑन एडवांसेस। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे एडवांसेस का मतलब क्या होता है। एडवांसेस मतलब लोन जो हमने पब्लिक को दिया, जैसे बैंक ने जो पब्लिक को लोन दिया उसी को हम लोग एडवांसेस बोलते हैं। अब बैंक ने इतने सारे लोगों को लोन दिया है तो कुछ लोग उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमको लगेगा हमको उसके पास से पैसा आने वाला और एंड में ऐसा पता चलता है नहीं आएगा। तो हमको खुद को वो प्रॉपर प्रोविजंस क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि कल जाके अगर वो पैसा नहीं भी आए तो वी शुड बी एबल टू मैनेज, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन ऑन व्हाट, एडवांसेस। अगर मैं अपने नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो हम लोग ना एक नाम पढ़ते थे जिसका नाम था आरडीडी। याद है आरडीडी? आरडीडी फटाफट बताओ किस पे क्रिएट करते थे सर? आरडीडी हम लोग क्रिएट करते थे डेटर्स पे, है ना। आरडीडी वी यूज्ड टू क्रिएट ऑन व्हाट, डेटर्स, बराबर है ना? हाँ, तो अब अगर तुमको याद रहेगा, इफ यू रिमेम्बर, आरडीडी का डबल इफेक्ट तुम क्या करते थे सर? आरडीडी का जो डबल इफेक्ट होता था ना, एक आता था पीएनएल अकाउंट में डेबिट, और दूसरा ना सर बैलेंस शीट में ना असेट साइड में डेटर्स में से माइनस होता था। डेटर्स में से क्या होता था? माइनस। याद है 12th स्टैंडर्ड में हम लोग आरडीडी का डबल इफेक्ट कैसे करते थे, राइट? क्या बोला मैंने, एक पीएनएल अकाउंट में डेबिट और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड में से डेटर्स में से माइनस, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम लोगों को करना है। तो इसका फटाफट बताओ डबल इफेक्ट क्या आएगा, डबल इफेक्ट बताओ, प्रोविजन ऑन एडवांसेस का डबल इफेक्ट। सर इसमें भी ना सेम वे डबल इफेक्ट वही जाएगा। एक जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, और दूसरा जाएगा सर बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स में से माइनस। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनो कहाँ पे कैसे कौन से शेड्यूल में जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा पीएनएल अकाउंट का डेबिट। डेबिट का मतलब इनकम के एक्सपेंस। सर डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंस। चलो आ जाओ जरा पीएनएल अकाउंट में आ जाओ, ये तुम्हारा पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में डेबिट बोले तो एक्सपेंस। चलो बताओ कौन से शेड्यूल में जाएगा? शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 16 की नो शेड्यूल नंबर कहाँ जाएगा? सर पीएनएल अकाउंट में डेबिट का अगर मैंने बात किया है तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट में क्या नाम चाहिए मुझे? प्रोविजन। तो आ जाओ फटाफट, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड प्रोविजन कहाँ लिखा है? सर ये देखो, ये रहा प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। शेड्यूल नंबर क्या है? देयर इज नो शेड्यूल नंबर। तो बताओ फटाफट, पीएनएल अकाउंट में डेबिट बोले तो कहाँ पे? सर पीएनएल अकाउंट में डेबिट अगर मैंने बोला है तो दैट विल गो टू हेड व्हाट, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। प्रोविजन एंड व्हाट, कंटीजेंसी। शेड्यूल नंबर क्या है इसका? देयर इज नो शेड्यूल नंबर फॉर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। इसके लिए हम लोग को अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ओके, एज ऑफ नाउ वो सब गोली मारो, सिर्फ इतना याद रखो कहाँ जाएगा, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, राइट। चलो सेकेंड इफेक्ट तुमने क्या बोला है? बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स में से माइनस। अब मुझे बताओ डेटर्स में से माइनस, डेटर्स में से माइनस मतलब असेट साइड माइनस साइन मतलब कौन सा बैलेंस हुआ? सर क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, इसको असेट साइड में माइनस करने के बजाय, असेट साइड में माइनस करने के बजाय हम लोग ना बैलेंस शीट में ना लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड।
चलो फटाफट अब ढूंढो फटाफट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्या नाम ढूंढोगे? सर प्रोविजन ढूंढेंगे। आ जाओ फटाफट बैलेंस शीट में आ जाओ, ये बैलेंस शीट है, ये है बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। बताओ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन ये वर्ड कहाँ दिख रहा है? सर यहाँ देखो, यहाँ पे। व्हाट इज द शेड्यूल नंबर? सर शेड्यूल नंबर 5। वेरी नाइस। तो बताओ व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट? सर सेकंड इफेक्ट विल गो टू योर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड under the head what? So under the head schedule 5 other liabilities and provision, other liabilities and provision, clear? तो बताओ फटाफट what will be the double effect for provision and advances? double effect सर एक जाएगा P&L अकाउंट में डेबिट बोले तो provision and contingencies, and second will go to your balance sheet liability side under the head what? Under the head schedule 5 other liabilities and provisions, other liabilities and provision, clear? ओके। अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि व्हाट विल बी द डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट क्या आएगा वो समझा, बट सर हम लोगों को ये जो प्रोविजन करना है वो कितना प्रोविजन करना है, व्हाट विल बी द अमाउंट? जैसे मतलब मैं डेटर्स फॉर एग्जांपल बोल दिया 1 लाख, उस पर आरडीडी क्रिएट करो 5%, तो 1 लाख का 5% गिव्स यू 5000, तो अमाउंट मिलता था। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे प्रोविजन को कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अ बिग ट्री डायग्राम, ठीक है? तो जरा यहाँ पे अब हम लोग डायग्राम पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? चलो तो जरा डायग्राम पे हम लोग फोकस करेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवांसेस। क्या लिख दिया मैंने? एडवांसेस। ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस एडवांसेस को, एडवांसेस बोले तो वन टाइप ऑफ असेट्स, ठीक है? इट इज एडवांस बोले तो डेटर्स, कि भाई हमको पैसा लेना है इन लोगों से, राइट? अब ये जो एडवांसेस है इसको ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला है परफॉर्मिंग असेट्स और दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है? परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब क्या? परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब होता है अच्छे लोग, जो लोग अपना टाइम टू टाइम इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, जो भी उनका पेमेंट है वो लोग टाइम टू टाइम करते हैं, दे आर नोन एज व्हाट? परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मतलब वो एडवांसेस जो टाइम टू टाइम अपना इंटरेस्ट पे नहीं करते, राइट? अच्छा सर यहाँ पे परफॉर्मिंग असेट्स टाइम टू टाइम पे करने का मतलब क्या होता है? इनको ना हम लोग देते हैं 90 डेज, 90 डेज का टाइम। जो लोग अपना इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट विद इन 90 डेज जो पे करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे परफॉर्मिंग असेट्स। क्या बोलेंगे? परफॉर्मिंग असेट्स। अच्छा परफॉर्मिंग असेट्स को ना हम लोग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड असेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड असेट्स, ओके? तो परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड असेट्स, ओके? और ये स्टैंडर्ड असेट्स का मतलब क्या? जो लोग अपना पेमेंट 90 डेज के अंदर कर देते हैं, ओके? अब हम लोग आ जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के अंदर। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है? ध्यान दो जरा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है ना, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट नंबर 1, जैसे जो लोग 90 डेज 90 डेज तक अपना पेमेंट कर देते हैं वो लोग परफॉर्मिंग। लेकिन जैसे वो 90 डेज से एक्सटेंड होता है 90 डेज के ऊपर, तो वही परफॉर्मिंग असेट्स, वही स्टैंडर्ड असेट्स बिकम्स सब स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड असेट्स।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, 90 डेज तक अगर पेमेंट कर देते हैं तो दे आर स्टैंडर्ड असेट्स, लेकिन 90 डेज के ऊपर गया, 90 डेज के ऊपर, तो इट बिकम्स व्हाट, सब स्टैंडर्ड असेट्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे सब स्टैंडर्ड में वो लोग कितने टाइम तक वेट करते हैं? इन सब स्टैंडर्ड दे वेट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर। अगर उन लोगों ने इस 1 ईयर तक भी पेमेंट नहीं किया, इस 1 ईयर तक भी उन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, then in that case they are transferred to doubtful assets. They are transferred to doubtful assets, right? अब डाउटफुल असेट्स में वो लोग कितना वेट करते हैं? देन अगेन इन डाउटफुल असेट्स देयर आर 3 पार्ट्स। इन डाउटफुल असेट्स देयर आर 3 पार्ट्स। In doubtful there are 3 parts. First part is doubtful 1 category, second part is doubtful 2 category, and third part is doubtful 3 category. Okay, अब ये जो doubtful 1 है, doubtful 1, there the bank waits for 1 year. In doubtful 2 category, doubtful 2, bank waits for 2 and 3, means second and third year. And in doubtful 3 category, bank waits for infinity years, means more than 3 years, more than 3 years. ठीक है, more than what, 3 years. ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो जरा फिर से एक बार। परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब क्या? 90 डेज के अंदर पेमेंट। परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब 90 डेज के अंदर पेमेंट, ठीक है। अगर 90 डेज के ऊपर गया, 90 डेज के ऊपर, अच्छा यहाँ पे 90 डेज का मतलब होता है 3 मंथ। 3 मंथ तक पेमेंट अगर करता है तो दैट इज परफॉर्मिंग। 3 मंथ के ऊपर चले गया, 3 मंथ के ऊपर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सबस्टैंडर्ड, इट विल बी ट्रीटेड एज सबस्टैंडर्ड। यहाँ पे बताओ कितना है? सर ये 1 ईयर है। 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ। 12 मंथ याद रखना, ये जो 12 मंथ है ये 3 महीने के बाद है, मतलब यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 15 मंथ, टोटल हो जाएगा 15 मंथ, राइट। फिर इस 1 ईयर के बाद और 1 साल, तो इट बिकम्स डाउटफुल 1 कैटेगरी। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इट इज डाउटफुल 2 कैटेगरी, एंड देन more than 3 years, doubtful more than 3 years, so that is D3 category, right? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है? डाउटफुल फॉर 1 ईयर। ये क्या है? दिस इज डाउटफुल फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर। और ये क्या है? डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years, डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years, एंड फाइनली अब मुझे पता चल गया उनसे पैसे ही नहीं आने वाले, तो दैट बिकम्स लॉस असेट्स। अब मुझे पता चल गया है कि उनके पास से पैसे आने वाले नहीं है, देन इट बिकम्स व्हाट, लॉस असेट्स। ओके, तो ये फॉर्मेट अच्छे से बाय हार्ट कर लो, अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलो फटाफट एक बार बोलो, एक बार फॉर्मेट जरा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडवांसेस। एडवांसेस बोले तो असेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज परफॉर्मिंग, सेकंड पार्ट इज नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में सबसे पहले 90 डेज, तो वो परफॉर्मिंग। 90 के ऊपर गया तो सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में कितना? 1 साल।
एक साल के भी ऊपर गए, एक साल मतलब पहले 3 महीने फिर 12 महीने, पहले के 3 मंथ्स और फिर 12 मंथ, मतलब टोटल 15 मंथ के ऊपर, देन इट बिकम्स व्हाट, डाउटफुल। डाउटफुल में पहले वो 1 साल रुकेगा, तब तक वो डाउटफुल कैटेगरी 1 रहेगा, फिर वापिस सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 2 साल रुकेगा, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 2 इयर्स, तब तक वो डाउटफुल 2 कैटेगरी, और 3 साल से भी ज्यादा, मोर देन 3 इयर्स, यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, डाउटफुल 1 बोले तो फर्स्ट ईयर, D2 का मतलब सेकेंड एंड थर्ड ईयर, और D3 का मतलब मोर देन 3 इयर्स, और मोर देन 3 इयर्स के बाद वन डे इट विल बिकम व्हाट, लॉस असेट्स। ओके, चलो अब ये हो गया है अपना ट्री डायग्राम। ओके, अब ना हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना दो दो पार्ट में डिवाइड कर देते, 2 पार्ट्स, ठीक है। इन सब को विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ध्यान दो जरा। ठीक है, अब ये 2 पार्ट्स क्या है सर, ये है सिक्योर्ड, ये है अनसिक्योर्ड, ये है सिक्योर्ड, ये है अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है। ओके, मैं जो बात कर रहा हूँ वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का है, ये सब जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का है, किसका, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बराबर है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो सब स्टैंडर्ड है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 पार्ट में, सिक्योर्ड, सेमी सिक्योर्ड, सेमी सिक्योर्ड का मतलब होता है पार्टली सिक्योर्ड, है ना, सिक्योर्ड, सेमी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, 3 पार्ट। डाउटफुल 1 में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, डाउटफुल 2 में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, डाउटफुल 3 में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, और लॉस में कोई कैटेगरी नहीं है, क्या सिक्योर्ड क्या अनसिक्योर्ड, लॉस तो लॉस होता है, राइट। ओके, अब हमको करना क्या है, परसेंटेज कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनो। देखो 15, 20, 25, क्या बोला मैंने, 15, 20, 25, देन 25, 40, 100, 25, 40, 100, देन 100, 100, 100 एंड 100। तो इस टाइप से हम लोगों को ये परसेंटेज बाय हार्ट करना है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ नॉन परफॉर्मिंग, किसका बात कर रहा हूँ, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। उसके अंदर जो सब स्टैंडर्ड है वो डिवाइड होगा 3 पार्ट में, सिक्योर्ड, सेमी सिक्योर्ड, सेमी बोले तो पार्टली सिक्योर्ड, और तीसरा है अनसिक्योर्ड। उसके बाद डाउटफुल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, और लॉस के अंदर कोई भी पार्ट नहीं है, मतलब वो अकेला है। ओके, अब परसेंटेज कैसे याद रखेंगे, ध्यान दो, परसेंटेज कैसे याद रखेंगे, 15, 20, 25, 15, 20, 25, then 25, 40, 100, 25, 40, 100, then 100, 100, 100, 100। अब इसमें हम लोगों को एक बात क्या समझ में आ रहा है, इसमें हम लोगों को एक बात ये समझ में आ रहा है कि डाउटफुल कैटेगरी अगर है, अगर ये डाउटफुल कैटेगरी है, डाउटफुल कैटेगरी, तो डाउटफुल कैटेगरी के अंदर, डाउटफुल कैटेगरी के अंदर अगर वो अनसिक्योर्ड है,
अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, तो इट विल बी 100%, 100%, 100%। तो एक चीज याद रख लो, डाउटफुल है, अनसिक्योर्ड है, तो डाउटफुल 1 कैटेगरी हो, डाउटफुल 2 कैटेगरी हो, डाउटफुल 3 कैटेगरी हो, अनसिक्योर्ड है तो 100% ही प्रोविजन करना पड़ेगा। क्लियर? परसेंटेज कैसे बोला? 15, 20, 25, 25, 40, 100, फिर अनसिक्योर्ड का 100, 100, 100, और लॉस है तो कॉमन सेंस 100 ही रहेगा। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे ना हम लोगों ने स्टैंडर्ड के बारे में कुछ भी बात ही नहीं की है, राइट? तो अब स्टैंडर्ड में क्या करने का, व्हाट यू हैव टू कंसीडर स्टैंडर्ड में। पहली बात देखो, स्टैंडर्ड मतलब अच्छे लोग, तो स्टैंडर्ड में ना हम लोग सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लोन किसको दिया है, लोन किसको दिया है। पहले, क्या लोन रियल इस्टेट एजेंट्स को दिया है, रियल इस्टेट को। दूसरा, क्या तुमने एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया है, एग्रीकल्चर, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन दिया है क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और तीसरा, अदर्स। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया परफॉर्मिंग असेट्स को। पहला क्या बोला मैंने, रियल इस्टेट को दिया है। दूसरा, एग्रीकल्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन दिया है, या किसी और को दिया है। ओके, तो परसेंटेज कैसे याद रखने का, देखो यहाँ पे रियल इस्टेट रहेगा तो 1%, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए 0.25%, एंड अदर्स रहेगा तो 0.4%। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अदर्स। अब क्वेश्चन में ना सर कुछ बोला ही नहीं कि वो क्या है, तो हम लोग क्या करें, तो उसको तुम अदर्स कंसीडर करो। क्या कंसीडर करने का, अदर्स। तो कितना परसेंट का प्रोविजन लोगे सर, 0.4%। ओके सर, अगर सब स्टैंडर्ड में बोला ही नहीं है, वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है या सेमी सिक्योर्ड है, तो क्या करें सर, देन इन दैट केस अज्यूम इट टू बी सिक्योर्ड। सर डाउटफुल में कुछ बोला नहीं है, तो अज्यूम इट टू बी सिक्योर्ड, उसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि वो क्या है, सिक्योर्ड है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोला है इतना सिक्योर्ड है, इतना अनसिक्योर्ड है, तो जैसे बोला है वैसे करेंगे। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, देन इन दैट केस हम लोग कौन सा वाला प्रोविजन लेंगे, सिक्योर्ड वाला। तो जो सिक्योर्ड का परसेंटेज है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। क्लियर विद दिस? चलो वीडियो पॉज कर लो, फटाफट ये पूरा का पूरा फॉर्मेट अच्छे से लिख लो, अच्छे से पूरा का पूरा फॉर्मेट दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी ये करने को मजा आएगा। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जरा ध्यान से, रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन एडवांसेस। क्या दिया, लेट्स सी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ एडवांसेस ऑफ एक्स बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे जो उसने इंफॉर्मेशन दिया है वो क्या है, डिटेल दिया है किसका, एडवांसेस का, है ना। फिर उसने क्या बोला है, उसने बोला है calculate the amount of provision to be made in profit and loss account for the year ended 31st March 2012। तो उसने क्लियर कट बोला है कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ प्रोविजन, है ना। हम लोग ने अभी जो हम लोग ने पूरा टेबल देखा, उस टेबल के अंदर हम लोगों ने परसेंटेज देखा, तो उस परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों को अमाउंट कैलकुलेट करना है। ओके, चलो तो यहाँ पे क्या क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। पहले लिखा है असेट्स का क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे लिखा रुपीज इन लैक्स बोले तो उसका अमाउंट, राइट। चलो ये पहला है स्टैंडर्ड, फिर है सब स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद डाउटफुल के अंदर फॉर 1 ईयर। बोलो डाउटफुल फॉर 1 ईयर मतलब D1 कैटेगरी,
चलो डाउटफुल फॉर 2 years बोले तो D2 कैटेगरी, डाउटफुल फॉर 3 years, अगर 3 years भी है तो भी D2 कैटेगरी है, मोर देन 3 years 3 साल से ज्यादा तब D3 कैटेगरी आएगी, राइट है ना। चलो देखो जरा यहाँ पे, अगर तुम लोग इस फॉर्मेट को देखोगे तो यहाँ पे देखो डाउटफुल फॉर 1 year तो ये 1 साल, डाउटफुल फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इधर ही है, एंड D3 बोले तो मोर देन 3 years, है ना। हाँ चलो, एंड देन उसके बाद देर इज लॉस असेट्स, ठीक है, ओके। अब पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, और पूरे क्वेश्चन में ना उसने कहीं पे भी नहीं बोला सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है क्या है कैसे, कुछ बोला नहीं है, तो अपने को अपना ही दिमाग लगाना है, राइट। चलो स्टैंडर्ड में क्या करोगे, देखो स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा वो हम लोग ने लोन किसको दिया, अगर रियल इस्टेट को दिया तो 1%, अगर एग्रीकल्चर के लिए दिया तो 0.25%, किसी और को दिया है तो इट इज 0.4%, यहाँ पे तो बोला ही नहीं है कि वो किसको दिया है, तो हम करेंगे 0.4%। देन सब स्टैंडर्ड में कुछ बोला नहीं है, सिक्योर्ड है सेमी सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, तो क्या करेंगे सर 15%, राइट। डाउटफुल कैटेगरी 1 कितना 25%, डाउटफुल कैटेगरी 2 कितना 40%, डाउटफुल कैटेगरी 2 once again 40%, डाउटफुल कैटेगरी 3 इज 100%, और लॉस में भी 100%। अब जैसे मैंने यहाँ पे सब परसेंटेज फटाफट लिख दिया क्योंकि मुझे पूरा बायाट है, तो पहले तुम लोग भी अच्छे से परसेंटेज को बायाट कर लो, देन इट विल बिकम वेरी इजी, ओके। चल तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 6000 इंटू 0.4% दैट कम्स टू 24, देन 4400 इंटू 15% दैट इज 660, then 1800 into 25% that is 450, 1200 into 40% that is 480, 800 into 40% that is 320, then 600 into 100% is 600, and 1600 into 100% will be 1600. So this will be your amount of provision, amount of provision। बोलो कितना आ रहा है 24 प्लस 660 प्लस 450 प्लस 480 प्लस 320 प्लस 600 प्लस 1600, so total is 4134। तो जरा चेक कर लेते हो सॉल्यूशन में उसको प्रेजेंट कैसे करना है। देखो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कैसे करना है, देखो सबसे पहले तुमको क्या लेना है, असेट्स का क्लासिफिकेशन ले लो, राइट, उसका अमाउंट लिख दो, देन प्रोविजन का परसेंटेज लिखो, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, एंड फाइनली वो परसेंटेज कैलकुलेट करके यू विल गेट व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन, राइट। स्टैंडर्ड लिखा 6000, 0.4% इज 24, सब स्टैंडर्ड में 4400, 15% गिव्स यू 660, देन डाउटफुल के अंदर फॉर 1 ईयर इट इज 1800 का 25%, 2 years D2 1200 का 40%, 3 years भी D2 that is 320, and more than 3 years 600 का 100%, लॉस असेट्स है तो 1600 का 100%, एंड फाइनल आंसर इज 4134, है ना, सेम आंसर, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। From the following particulars given below, ascertain the amount of provision to be made against the advances, है ना। तो वंस अगेन हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, बराबर है, ओके। फिर उसने क्या बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस है 120, तो 120 जो है वो टोटल है, टोटल ऑफ योर लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर द टाइम बिंग इसको गोली मारो, ये हमारे किसी काम का नहीं है एज ऑफ नाउ, ओके। नाउ
फिर क्या बोला है उसने, उसने बोला एडवांसेस फुल्ली सिक्योर्ड बोला है, देन एडवांसेस ओवर ड्यू फॉर 15 months, ओके, advances overdue for more than 2.5 year but less than 3 years। बताओ फटाफट, 2.5 year लेस देन 3 years बोले तो कौन सा कैटेगरी, लेस देन 3 years, सो D3 कैटेगरी। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दो जरा, लिसन केयरफुली। फिर उसने बोला है सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज वैल्यूड 5 lakhs, मतलब जो टोटल 10 लाख है ना, उसमें से 5 lakhs सिक्योर्ड है, तो 5 lakhs क्या रहेगा, अनसिक्योर्ड, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने बोला है सिक्योर्ड, तो 5 lakhs सिक्योर्ड है, तो 5 lakhs बिकम्स व्हाट, अनसिक्योर्ड। एंड फाइनली उसने बोला है अनसिक्योर्ड एडवांसेस नॉट रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल मतलब लॉस, नॉट रिकवरेबल बोले तो लॉस, ओके। तो ये चीज समझ में आ गया कि ये लॉस है। ये फुल्ली सिक्योर्ड बोल दिया है, इसका मतलब ये तुम लोगों का परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, परफॉर्मिंग एसेट्स। अब एक दिक्कत सिर्फ ये एक 15 months वाला है और ये 2.5 year बट लेस देन 3 years। अब ये कहाँ पे है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स कम टू अवर फॉर्मेट। ये अपना फॉर्मेट है, राइट। बोलो स्टार्टिंग का जो है, स्टार्टिंग का वो कितना है सर, 3 months। उसके बाद 12 month, बोलो 3 month प्लस 12 month, 3 month प्लस 12 month, बोले तो कितना मंथ हुआ सर, 15। तो 15 मंथ का मतलब होता है सब स्टैंडर्ड असेट्स। 15 से ज्यादा होगा देन इट विल बिकम डाउटफुल कैटेगरी 1, लेकिन अप टू 15 मंथ्स इट इज सब स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 15 मंथ्स बोला है दैट इज सब स्टैंडर्ड असेट्स, राइट। अच्छा सर, इसने सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सेमी सिक्योर्ड बोला नहीं है, तो क्या लेंगे, तो कॉमन सेंस से सिक्योर्ड ले लो, और क्या, वेरी गुड। अब क्या बोला है, एडवांस ओवरड्यू फॉर मोर देन 2.5 year बट लेस देन 3 years। अब ये क्या है वो ध्यान दो, ये ध्यान दो। देखो सबसे पहले 3 months था, फिर उसके बाद 12 months है, ये परफॉर्मिंग असेट्स का था, ये सब स्टैंडर्ड का है। फिर उसके बाद 1 year है, 1 year डाउटफुल 1 कैटेगरी। देखो यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं डिटेल में लिखता हूँ जरा। पहले परफॉर्मिंग असेट्स का 3 month, फिर उसके बाद सब स्टैंडर्ड का 1 year, फिर डाउटफुल कैटेगरी 1 का 1 year, डाउटफुल कैटेगरी 2 में टोटल मिला के 2 years, सेकेंड और थर्ड ईयर ना, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो बताओ टोटल कितने ईयर्स हो गए सर, देखो ये 3 month, उसमें 1 year ऐड करेंगे तो 1 year 3 month, ये 1 year ऐड किया तो 2 year 3 months, और ये जो 2 years ऐड कर लिया तो इट इज 4 years 3 months, राइट। रिपीट कर रहा हूं, ये 3 month हुआ, ये 1 year 3 month, this is 2 years and 3 months, and this is 4 years and 3 month, राइट। अगर हम लोग उसको एक्यूमुलेट करें तो अब मुझे बताओ एज पर अवर क्वेश्चन कितना है, 2.5 से लेके 3 years। तो बताओ 2.5 से ज्यादा है बट 3 years से कम है, ये तो 4 year 3 month है, मतलब यहाँ पे, राइट। तो बताओ फटाफट ये कौन सा कैटेगरी हो गया। देखो अगर वो 4 year 3 month से अगर ज्यादा जाता है, 4 years and 3 months, तो वो जाएगा D3 कैटेगरी में। कहाँ पे, D3। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। पहले 3 month तक परफॉर्मिंग एसेट्स, 3 month के बाद 1 year 3 month तक, 1 year 3 month बोले तो 15 months तक सब स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद 1 year, 2 year 3 month तक दैट इज डाउटफुल 1। लेकिन अपना जो यहाँ पे है वो 2.5 year से ज्यादा है, तो इट विल गो टू योर डाउटफुल 2 कैटेगरी।
हाँ, अगर वो 4 years एंड 3 months से भी ज्यादा होता, मतलब मान लो क्वेश्चन में दिया होता मोर देन 5 years, तो वो जाता D3 कैटेगरी में। अभी वो कहाँ जाएगा? D2 कैटेगरी। ओके, सो दिस विल गो टू योर D2 कैटेगरी, राइट। और वो भी क्या रहेगा? सिक्योर्ड में 5 lakhs एंड अनसिक्योर्ड में 5 lakhs। ओके, चलो ये वाला सब मैं यहाँ पे सॉल्व करके तुम लोगों को बता देता हूँ, ध्यान दो जरा। सबसे पहले आएगा परफॉर्मिंग असेट्स, उसके बाद आएगा सब स्टैंडर्ड असेट्स, देन देयर विल बी डाउटफुल कैटेगरी 1, then there will be doubtful category 2, then there will be doubtful category 3, right, and then there will be loss assets। ऐसे टाइप से अपना टोटल है। ओके, चलो परफॉर्मिंग असेट्स में कितना है? सर परफॉर्मिंग असेट्स में अमाउंट है 70। सब स्टैंडर्ड में कितना है? सर सब स्टैंडर्ड में है 20। डाउटफुल कैटेगरी 1 में कितना है? सर डाउटफुल कैटेगरी 1 में है ही नहीं। डाउटफुल कैटेगरी 2 में कितना है? सर डाउटफुल कैटेगरी 2 में टोटल मिला के 10 है, लेकिन उस 10 के अंदर भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड करके 5 lakhs का दोनों है, राइट, 5 lakhs। D3 कैटेगरी में कितना है? सो D3 कैटेगरी में है ही नहीं। एंड देन लॉस असेट्स में कितना है? सर लॉस असेट्स में 20। और अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो 7 + 2 9, 9 + 1 is 10, 10 plus this comes to 120, राइट। चलो ये हो गया अपना अमाउंट। अब मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ प्रोविजन कितना आएगा? सर परफॉर्मिंग का 0.4, सब स्टैंडर्ड का सिक्योर्ड कितना आएगा? सर सब स्टैंडर्ड का सिक्योर्ड विल बी 15%। अच्छा डाउटफुल कैटेगरी 1 का? सर 25%, बट वो है ही नहीं। अच्छा डाउटफुल कैटेगरी 2 में 40%, अनसिक्योर्ड है तो 100%। डाउटफुल कैटेगरी 3 में लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 100%, अज्यूमिंग सिक्योर्ड है नहीं। लॉस एसेट्स में भी 100%, राइट। चलो डाउटफुल, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डाउटफुल कैटेगरी 1 ये नहीं है, डाउटफुल कैटेगरी 3 भी नहीं है, मैंने सिर्फ फॉर्मेट के लिए लिख दिया। ओके चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रोविजन, ओके। 70 का 0.4%, 70 into 0.4%, that comes to 0.28। 20 into 15%, that comes to 3, ये तो 0 है। 5 into 40%, that comes to 2। 5 into 100% comes to 5, ये है नहीं। 20 into 100% is 20। So this is your amount of provision। कितना आएगा? 0.25 plus 3 plus 2 plus 5 plus 20। So that comes to 30.25। This is your amount of provision। चलो फटाफट इसका डबल इफेक्ट बताओ। सर इसका डबल इफेक्ट जाएगा एक तो पीएनएल के डेबिट में प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा सर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शेड्यूल 5 अंडर द हेड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ओके चलो जरा इनका सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं, कितना है आंसर। सर इनका जो आंसर है दैट इज 30,28,000, और अपना कितना है? ओ 30,25,000, ऐसे कैसे हो गया? 70 into 0.4% कितना आ रहा है? 70 into 0.4%। ओ सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 30.28, है ना? देन इट विल मैच 30,28,000। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, इस इलस्ट्रेशन 10 के अंदर ये 1 है, ये 2 है, ये दो अलग क्वेश्चन है। तो उसमें से ना हम लोग ये वाला सेकंड क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़े टाइम के बाद करेंगे। ओके
चलो अदर एडवांसेस कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड कितना परसेंट सर, 0.4%, वेरी गुड। सब स्टैंडर्ड में सर कुछ बोला नहीं, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, तो क्या करोगे सर 15%। देन डाउटफुल फॉर 1 ईयर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बोला नहीं तो सिक्योर्ड लेना है, कितना परसेंट सर 25%, क्योंकि D1 कैटेगरी है। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, ये दोनों भी D2 है, तो कितना आएगा D2 में सिक्योर्ड का 40%, 40%। मोर देन 3 ईयर्स D3 कैटेगरी कितना आएगा 100%, एंड देन लॉस वो भी कितना आएगा 100%। ओके चलो बोलो 4500 इंटू 0.4% कितना आ रहा है सर 18। देन 3300 इंटू 15% that comes to 495. Then 1350 into 25%, 337.5, 337.5. Then 900 into 40% comes to 360. 600 into 40%, 6 4 are 24, 240. 450 into 100% gives you 450. 900 into 100% gives you 900. So what will be the total? So total will be 18 plus 495 plus 337.5 plus 360 plus 240 plus 450 plus 900. So that comes to 2800.5. जरा इन लोगों का सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेते, देखते अपना आंसर मैच हो रहा है क्या, एंड द आंसर इज 2800.5. Clear with this? Now let's go to the next concept जिसका नाम है ECGC cover, or we can say DICGC cover. सर अब ये क्या है ECGC कवर या DICGC कवर? देखो ये है ना कॉर्पोरेशन से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लोन चाहिए तो बैंक ने लोन दिया, और बैंक अगर लोन नहीं दे रहा है ना तो ये लोग क्या करते हैं उनके बिहाफ में ना गारंटी देते हैं बैंक को कि अगर इन लोगों ने नहीं दिया ना तो हम लोग देंगे। तो यहाँ पे ये जो ECGC कवर है दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मतलब किसी को एक्सपोर्ट करना है ना तो उन लोगों का गारंटी ECGC वाले लोग देते हैं। किसको देते हैं? बैंक को, सो दैट कि बैंक उन लोगों को लोन दे सके। तो बैंक जब लोन देता है और वो लोग रीपे नहीं कर पाते तो बैंक इन लोगों से वो रिकवर करता है, राइट। DICGC बोले तो क्या होता है? DICGC बोले तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। चलो फिलहाल इनका फुल फॉर्म अपने किसी काम का है नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कुछ ECGC कवर नाम का कोई चीज होता है, DICGC कवर नाम का भी कोई चीज होता है। ओके ना, अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने तुम लोगों को क्या बोला, मेरा जो एडवांसेस है, एडवांसेस ध्यान से सुनो, एडवांसेस जो है दैट इज 1000 रुपीज, दैट इज हाउ मच 1000 रुपीज। कौन से कैटेगरी का है? चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये है D2 कैटेगरी का, ध्यान से सुनो, कौन से कैटेगरी का? D2 कैटेगरी। चलो बताओ व्हाट विल बी योर अमाउंट ऑफ प्रोविजन? सर अगर वो D2 कैटेगरी का है तो सर इसमें ना अमाउंट ऑफ प्रोविजन कितना आएगा 25 40% इंटू 40%। चलो फटाफट बताओ 40% क्यों लिया? सर वो तो हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि बाबा ये सिक्योर्ड ही रहेगा तो उस पर 40% आएगा, D2 कैटेगरी का है तो। वेरी गुड, तो 1000 का 40% कम्स टू 400, 1000 का 40% कम्स टू व्हाट 400, बराबर। ओके चलो अब हम लोग ले लेते हैं D2 कैटेगरी, D2 कैटेगरी, ठीक है। वापस से मैंने बोल दिया एडवांसेस, एडवांसेस, फिर वापस से ना हम लोग 1000 ले लेते हैं, लेकिन इस बार उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1000 को विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। कैसे? सिक्योर्ड 600
अनसिक्योर्ड 400, तो हो गया टोटल 1000। चलो बताओ 600 पे कितना परसेंट? सर 600 पे 40% और 400 पे? सर 400 पे 100%। वेरी गुड। बोलो तो 600 पे 40% विल गिव यू हाउ मच? सर 600 into 40%, that comes to 240, and 400 पे 100%, that gives me 400। तो टोटल कितना हो गया? 640। ओके, चलो अब करना क्या है वो समझो। क्वेश्चन में बोला है ECGC कवर 40%। कितना है? 40%। अब पहली बात, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि अगर बैंक को पैसे नहीं मिले, जिसको भी लोन दिया उसके पास से पैसे नहीं मिले, तो ECGC ये जो कॉर्पोरेशन है ये हमको 40% दे देगा। सर ये तो समझ में आ गया कि चलो बैंक को पैसे अगर नहीं मिले तो बैंक इनके पास से ले लेगा। कितना लेगा? 40%। बट द क्वेश्चन अराइजेस 40% किसका? आंसर इज 40% ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन। अनसिक्योर्ड पोर्शन किसका? अनसिक्योर्ड पोर्शन। अब अगर मैं यहाँ पे ये पहले वाले एग्जांपल का बात करूँ तो हमने यहाँ पे तो पूरे के पूरे सिक्योर्ड लिए थे। अब ये सिक्योर्ड ले लिया तो बात खत्म हो गया, तो इसमें ECGC कवर आएगा ही नहीं। ओके, अगर मैं सेकंड वाले एग्जांपल का बात करूँ तो बताओ फटाफट यहाँ पे अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है? 400 रुपीज का। तो इसमें से 400 का 40% अपने को ECGC कॉर्पोरेशन अपने को देगा। तो हम क्या करेंगे? वैसे तो देखने जाएंगे तो मेरा जो प्रोविजन था दैट वाज 640 का, लेकिन अब आउट ऑफ दिस 640 मैं माइनस कर दूंगा ECGC कवर। कितना? अनसिक्योर्ड पोर्शन दैट इज 400 का 40%। तो 400 का 40% इज 160। तो अब आउट ऑफ 640 व्हाट विल बी माय प्रोविजन? 640 में से माइनस ECGC कवर 160, तो माय प्रोविजन विल बी 480। प्रोविजन विल बी 480। ओके, चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो जरा, एक बार समझ लो अच्छे से। क्या बोला मैंने? सिक्योर्ड है 600, अनसिक्योर्ड है 400, टोटल मिला के 1000 हो गया। मैंने कौन सा कैटेगरी बोला? D2। अगर ये D3 कैटेगरी होता तो दोनों भी 100% आता, राइट? परसेंटेज अच्छे से याद कर लो। देन सिक्योर्ड में 40%, अनसिक्योर्ड में 100%, 240 आ गया, 400 आ गया, प्रोविजन का अमाउंट आ गया 640। अगर ECGC DICGC कवर नहीं है तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन विल बी 640। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? ECGC कवर कितना परसेंट है? 40%। अब क्वेश्चन अराइजेस 40% किसका? तो ऑलवेज रिमेंबर 40% ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो अपने लिए यहाँ पे अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है? 400। तो 400 का 40% दैट गिव्स यू हाउ मच? 160। तो 160 हम लोग किसके पास से कवर कर लेंगे? ECGC के पास से, राइट? तो आउट ऑफ 640 मुझे 160 तो मिलेगा, तो मेरा जो अमाउंट ऑफ प्रोविजन है दैट अमाउंट ऑफ प्रोविजन विल बी 480। क्लियर? लास्ट एग्जांपल सेम कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान दो, लिसन केयरफुल। सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं वंस अगेन। चलो वंस अगेन D2 कैटेगरी है, बराबर है। मैंने बोला एडवांसेस टोटल मिला के कितना है? 1000 है। मैंने बोला सिक्योर्ड 600, अनसिक्योर्ड 400, बराबर। तो परसेंटेज के हिसाब से कितना आएगा? 40%। यहाँ पे कितना आएगा? 100%, बराबर है। तो सर ये तो आप पूरा का पूरा सेम ही बता रहे हो, पूरा का पूरा डिक्टो सेम, ECGC कवर भी 40%, सब कुछ मैं सेम बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। एडवांसेस टोटल कितना है? 1000, सिक्योर्ड कितना है? 600, अनसिक्योर्ड कितना? 400। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है ये जो सिक्योर्ड दिख रहा है, ये सिक्योर्ड अमाउंट कितना है? सर 600।
अमाउंट है 600, एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन इसका जो मार्केट में वैल्यू है, मार्केट वैल्यू दैट इज ओनली 550, मतलब ये जो 600 का जो सिक्योर दिख रहा है उसका मार्केट में वैल्यू 550 है। तो फटाफट मुझे बताओ, टोटल 1000 में से सिक्योर्ड बोलने के लिए 600 है बट उसका मार्केट वैल्यू 550 है, तो तुम कितना लोगे? सर जब मार्केट में वैल्यू ही 550 है तो सिक्योर्ड विल बी 550। ओके, तो बताओ अभी फटाफट, टोटल 1000 में से 550 सिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड कितना हुआ? सर अनसिक्योर्ड हो गया 450। ये पॉइंट समझा क्या मैंने क्या बोला? तो कभी भी सिक्योर्ड क्वेश्चन में 600 दिया है लेकिन उसका मार्केट वैल्यू 550 है तो तुमको सिक्योर्ड 550 लेना पड़ेगा एंड अनसिक्योर्ड विल बिकम योर बैलेंसिंग फिगर। अनसिक्योर्ड जो है वो क्या बन जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि टोटल 1000 में से 550 सिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड कितना हो गया? 450, राइट? ओके, तो अब प्रोविजन कैसे आएगा ध्यान दो। प्रोविजन कैसे आएगा? 550 इंटू 40% दैट कम्स टू 220, 450 into 100% comes to 450, amount of provision will be 670, लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे ECGC कवर कितना? अनसिक्योर्ड पोर्शन का 40%, अनसिक्योर्ड पोर्शन का 40%, so that is 450 into 40%, so that comes to 180, and then my amount of provision will be 670 minus 180, that gives me 490। समझा कि नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने पूरा का पूरा सिक्योर्ड ले लिया, अनसिक्योर्ड है ही नहीं, और अनसिक्योर्ड नहीं है तो ECGC कवर भी नहीं है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया? सिक्योर्ड 600 और अनसिक्योर्ड में 400, लेकिन ये जो सिक्योर्ड है उसका कोई मैंने मार्केट वैल्यू नहीं बोला, तो द जो भी अनसिक्योर्ड है उसका 40% विल बी योर ECGC कवर, बराबर। एंड लास्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया? सिक्योर्ड तो मैंने बोला, सिक्योर्ड मैंने कितना बोला? 600, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कितना बोला? 550, तो हमको तो कंसीडर करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू। तो अगर आउट ऑफ टोटल 1000 550 सिक्योर्ड है तो 450 क्या बन गया? अनसिक्योर्ड, एंड देन जो ECGC कवर है, ECGC कवर विल बी कैलकुलेटेड ऑन 450 into what? 40%। क्लियर? चल, अब इसी बेसिस पे हम लोग जरा सम्स देख लेते। देखो, अब ये सम यहाँ पे देख लेते क्या लिखा है। देखो, Rajta Pita Bank Limited had extended the following credit lines to a small-scale industry which had not paid interest since 2006. Since 2006 से उसने पे नहीं किया है। मार्च 2006, सिंस मार्च 2006। अभी क्या है? बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 12, मतलब 6 से लेके 2012 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 इयर्स हो गए। अप्रोक्सीमेटली 6 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जरा यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 6 इयर्स हो गया है तो ये क्या होना चाहिए। देखो, अगर मैं सिर्फ 3 मंथ बोलूँ तो परफॉर्मिंग, 1 ईयर 3 मंथ बोलूँ तो सबस्टैंडर्ड, 2 ईयर 3 मंथ बोलूँ तो दैट इज डाउटफुल कैटेगरी 1, 4 ईयर 3 मंथ बोलूँ तो डाउटफुल कैटेगरी 2। अपने में तो 6 इयर्स बोला है, मतलब कौन सा कैटेगरी आएगा? सर अगर 6 इयर्स बोला है तो वो D3 कैटेगरी आएगा। कौन सा आएगा ये? तो ये जो सम है, ये जो आउटस्टैंडिंग है, दैट इज D3 कैटेगरी का सम। ओके, चल, तो अब उसने क्या बोला है? DICGC एंड ECGC जो भी कवर है वो 40% यहाँ पे 50% है। 40% 50% किसका? अनसिक्योर्ड पोर्शन का, है ना? ओके, सिक्योरिटीज हेल्ड कितना है? 15 लाख एंड 10 लाख। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट है उसका रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है। सो रियलाइजेबल वैल्यू तो 10 लाख और 8 लाख
तो जितना रियलाइजेबल वैल्यू है उतना ही सिक्योर्ड। तो एक काम करेंगे, ये जो है ना, ये सिक्योर्ड को उसको कट कर दो। जो रियलाइजेबल है वो सिक्योर्ड, जो रियलाइजेबल नहीं है दैट विल बिकम व्हाट, अनसिक्योर्ड। तो ये जो सिक्योरिटी हेल्ड था मैंने उसको कट कर दिया, क्योंकि उसका रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया है। ओके, चल तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म लोन का बात कर लेते हैं और वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चल सो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है, उसके अंदर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, राइट, और इसका जो टोटल टोटल अमाउंट है दैट इज 35 lakhs। हम लोग फिलहाल बात करें सिर्फ टर्म लोन का, है ना, सिर्फ टर्म लोन का बात करें। बोलो कितना है टोटल? सर टोटल है 35 lakhs। उसके अंदर सिक्योर्ड कितना है? सर सिक्योर्ड 10 lakhs है। मेहरबानी करके 15 lakhs को गोली मारो। ये 15 lakhs जो दिख रहा है तुम लोग को, ये देखो ही मत, क्योंकि उसका मार्केट में वैल्यू 10 लाख है, तो सिक्योर्ड तो 10 lakhs हुआ। तो आउट ऑफ 35 lakh 10 lakh is secured, तो अनसिक्योर्ड विल बी योर बैलेंसिंग फिगर दैट इज 25 lakhs। अच्छा, ये D3 कैटेगरी का है, D3। तो D3 के अंदर सिक्योर्ड भी 100% है और अनसिक्योर्ड भी 100% ही है। तो 10 का 100% कम्स टू 10 lakhs एंड दिस इज 25 lakhs। तो मेरा जो अमाउंट ऑफ प्रोविजन है दैट इज 35 lakhs। उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? ECGC कवर। ECGC कवर कितना आएगा? सर यहाँ पे ECGC कवर है 40%। 40% किसका? सर अनसिक्योर्ड पोर्शन का। तो दैट इज 25 lakhs इंटू 40%। बोलो 25 lakhs इंटू 40%, दैट कम्स टू 10 lakhs, बराबर है। सो व्हाट विल बी माय अमाउंट of provision? Amount of provision will be 25 lakhs। Amount of provision, clear? चलो अब सिमिलरली एक्सपोर्ट के लिए भी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट लोन। चलो यहाँ पे एक्सपोर्ट लोन का भी कर देते हैं। बोलो टोटल कितना है? सर टोटल है 30 lakhs। टोटल जो है दैट इज 30 lakhs, राइट। उसमें से सिक्योर्ड कितना है देखने जाएंगे तो 10 था, बट मार्केट वैल्यू 8 lakhs है, तो 8 lakhs का सिक्योर्ड हो गया, राइट। तो अनसिक्योर्ड कितना हुआ? सो 30 माइनस 8 दैट कम्स टू 22 lakhs। ये भी 100% और ये भी 100%, बराबर है। दोनों D3 कैटेगरी का है। तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन विल बी 8 lakhs, 22 lakhs, दोनों को मिला के 30 lakhs, राइट। अच्छा, ECGC कवर कितना मिलेगा बताओ? सर ECGC कवर जो है दैट विल बी, मेरे को बताओ कितना है ECGC कवर? सर ECGC कवर है 50%, राइट। तो ECGC कवर विल बी 50% किसका? सर 22 lakhs का। तो 22 lakhs into 50%, so that comes to 11 lakhs। माइनस करो तो 30 minus 11 that gives me 19 lakhs। So my amount of provision will be 19 lakhs। Okay, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 lakhs, यहाँ पे आ जाएगा 19 lakhs। जरा एक बार इन लोगों के साथ आंसर मैच कर लेते हैं, लेट्स सी। अब ना इन लोगों का ना तुम लोग फॉर्मेट चेक मत करो, समझेगा नहीं। सिर्फ ये देखो, ये 25 lakhs है और ये क्या है 19 lakhs, जो अपना आंसर है 25 एंड 19। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग ने छोड़ दिया था ना, वो वाले पार्ट पे, ठीक है। ध्यान दो जरा, डेट है 31 मार्च 13। आगे, पैकिंग क्रेडिट आउटस्टैंडिंग फॉर फूड प्रोसेसर्स इज 90 lakhs। तो इसका मतलब ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट इज
9090 lakhs. Okay, against which the bank holds security for 22 lakh 50, right? तो अगर मैं 90 lakhs को डिवाइड करूं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में, तो 22.5 lakhs जो है वो सिक्योर्ड है, तो 90 माइनस 22.5, सो 67.5 lakhs जो है दैट इज अनसिक्योर्ड. ओके, देन बोल रहा है 50% ऑफ द अबव एडवांसेस इज कवर्ड बाय ईसीजीसी, तो ईसीजीसी कवर इज 50%. और क्या बोल रहा था, अबव एडवांसेस हैज रिमेन्ड डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years, मतलब D3 कैटेगरी बोल रहे हैं डाउटफुल मोर देन 3 years. याद रखना यहाँ पे सीधा सीधा बोला डाउटफुल मोर देन 3 years. तो अगर वो डाउटफुली मोर देन 3 years है, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि उसने ये नहीं बोला कि आउटस्टैंडिंग 3 साल से ज्यादा है, उसने ये बोला है कि जो उसका डाउटफुल है, डाउटफुल डाउटफुल वो 3 साल से ज्यादा है. तो ये डाउटफुल फॉर 1 year हुआ, ये डाउटफुल 2 और 3 year हुआ, और ये डाउटफुल मोर देन 3 years. समझा? नहीं तो तुम लोग यहाँ पे चेक करने लगेगा सर 3 years तो यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से तो D2 कैटेगरी. 3 years स्टार्टिंग से 3 years नहीं, डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years. तो डाउटफुल के अंदर ही उसको 3 साल से ज्यादा हो गया. ओके, तो दैट इज द क्वेश्चन, डाउटफुल फॉर मोर देन व्हाट 3 years. तो वो कौन से कैटेगरी में आ गया अपने, दैट इज D3 कैटेगरी. ओके, चलो, तो अगर ये D3 कैटेगरी का है तो ये 100% और ये भी 100%, तो जो अमाउंट ऑफ प्रोविजन है इट विल बी 22.5 lakhs, 67.5 lakhs, टोटल मिला के 90 lakhs, माइनस कर देंगे ईसीजीसी कवर, वो है अनसिक्योर्ड पोर्शन का, अनसिक्योर्ड पोर्शन 67.5 lakhs का 50%. बोलो कितना आ रहा है, 67.5 into 50%, so that comes to 33.75 lakhs, right? So what will be the amount of provision? So that comes to 56 lakhs 25,000. So this will be my amount of what, provision. Okay, चलो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, क्या है आंसर, ये रहा आंसर 56 lakhs 25,000. Okay, now let's see some questions which were asked in our previous papers. ठीक है, जरा ध्यान दो. Saukar Bank Limited has extended the following credit lines to small scale industries which has not paid any interest since 2011. Since क्या बोला है, 2011 से, right? फिर balance outstanding out term loan on 31st March 15, 2011 से बाकी है, तो 11 से 12, 13, 14, 15, मतलब कितने साल हो गए सर, 4 years, राइट? कितने years, 4 years. तो ये जो 4 years है, 4 years ये कौन से कैटेगरी का आएगा बताओ फटाफट, 11 से लेके 15 बोले तो 4 years. तो बोलो यहाँ पे 4 years किसके बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, तो इट विल बी फॉर विच कैटेगरी, D2 कैटेगरी. विच कैटेगरी, D2. ओके, तो चलो देख लेते हैं फटाफट. यहाँ पे D2 कैटेगरी के हिसाब से DICGC कवर है कितना, 40%, सिक्योरिटी हेल्ड है 20 lakhs, लेकिन उसका मार्केट में वैल्यू है 18 lakhs. ये 20 lakhs हमारे किसी काम का नहीं है ना. तो चलो अभी इसका सम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को. लेट्स सी, सबसे पहले आएगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट. आउटस्टैंडिंग अमाउंट
टोटल जो है दैट इज 45 lakhs, 45 lakhs। उसमें सिक्योर्ड आएगा और क्या आएगा, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड कितना है सर, 18 lakhs। अनसिक्योर्ड विल बी हाउ मच, 45 minus 18, that gives me 27 lakhs, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ D2 कैटेगरी में सिक्योर्ड का कितना परसेंट है सर, 25, 40, 100। तो यहाँ पे इट इज 40%, अनसिक्योर्ड में इट इज 100%, राइट। बोलो 18 into 40%, that comes to 7.2, and this is 27 का 100%, that is 27 lakhs। Total is 34.2 lakhs, right? Minus ECGC cover। बोलो कितना ECGC cover? Sir, ECGC cover is 40% of unsecured portion. What is your unsecured portion? 27 lakhs. So 27 lakhs into 40%. बोलो कितना आ रहा है सर, 27 lakh into 40%, that comes to 10,80,000। So what is your amount of provision? So 34.2 minus 10.8, answer is 23.4 lakhs. This is my amount of provision. Clear? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ECGC ने ये बोला कि मैक्सिमम आई कैन गिव यू 8 lakhs का कवर, 8 lakhs, तो क्या हम लोग यहाँ पे 10.8 lakh लिख सकते हैं? सर मैक्सिमम बोला है 8 lakhs का कवर, तो तुम 10.8 नहीं लिख सकते। देन इन दैट केस अपने को जो कवर मिलेगा इट विल बी 8 lakhs। तो प्रोविजन कितना आएगा सर, प्रोविजन विल बी 34.2 minus 8, दैट कम्स टू 26.2 lakhs का प्रोविजन। ये कब, जब उसमें मैक्सिमम का कंडीशन दिया रहेगा तब। एज पर अवर क्वेश्चन उसमें कोई मैक्सिमम का कंडीशन नहीं है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसी के बाद का। क्या लिखा है देखो, अ लोन अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न बैंक, द अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज डाउटफुल असेट अप टू 1 year। सीधे बोला है डाउटफुल अप टू 1 year, मतलब D1 कैटेगरी, राइट। डिटेल्स ऑफ द अकाउंट आर एज फॉलोज, आउटस्टैंडिंग है 6,73,000, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इज 1,50,000, ECGC कवर 25% है, लेकिन बोला है लिमिट टू 1 lakh, मतलब ECGC कवर जो है वो 1 lakh से ज्यादा हो नहीं सकता, राइट। चलो, कंप्यूट द नेसेसरी प्रोविजन टू बी मेड बाय द बैंक। ओके, चलो कर लेते फटाफट। बोलो कौन सा कैटेगरी है सर, D1 कैटेगरी है। ओके, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट सर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 6,73,000, 6,73,000 बराबर है। उसको सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड उसका टोटल 6,73,000 बराबर है। बोलो सिक्योर्ड कितना है सर, डायरेक्टली उसका देखो सिक्योरिटी का वैल्यू बोला है, कितना बोला है 1,50,000, सो दिस इज 1,50,000। तो अनसिक्योर्ड कितना हुआ सर, 6,73,000 minus 1,50,000, so that gives me 5,23,000। चलो, अब ये D1 कैटेगरी है, बताओ फटाफट D1 में कितना है सिक्योर्ड का सर, 25%, अनसिक्योर्ड का डाउटफुल बोला तो 100%। बोलो कितना आएगा सर, 1,50,000 into 25%, that gives me 37,500, और यहाँ पे आ जाएगा 5,23,000। दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 5,23,000, दैट गिव्स मी 5,60,500। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ECGC कवर। बोलो ECGC कवर कितना है
सर ईसीजीसी कवर इज 25%, किसका? अनसिक्योर्ड पोर्शन का, दैट इज 5,23,000 इंटू 25%। तो बोलो 5,23,000 इंटू 25%, सर दैट कम्स टू 1,30,750। तो बोलो व्हाट विल बी योर अमाउंट ऑफ प्रोविजन? सर माइनस 5,60,500। वेरी गुड, so answer will be 4,29,750. Clear? Absolutely clear. But it is wrong. सर क्यों wrong? क्योंकि ये जो अमाउंट जो तुम लोगों को दिख रहा है, ये अमाउंट कितना लिखा है? 1,30,750, और यहाँ पे देखो उसने बोला मैक्सिमम इज 1 लाख। तो हम लोग यहाँ पे ईसीजीसी कवर में वी कैन नॉट राइट 1,30,000, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम इज 1 लाख, राइट? So this will be 1 lakh and your final answer will be 4,60,500. Clear? अच्छा सर मुझे एक बात बताओ ना, ये जो 5,23,000 है, अगर वो 5,23,000 के जगह पे 2,23,000 तो क्या 2,23,000 इंटू 25%, तो कवर आ जाएगा 55,750। इसको थोड़ी ना 1 लाख करना है, मैक्सिमम इज 1 लाख, देन इन दैट केस योर कवर विल बी 55,750। अपने एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, वो 1 लाख के ऊपर जा रहा था, इसीलिए हम लोग ने उसको कंस्ट्रेन करके 1 लाख तक ही किया है। क्लियर विद दिस? इसी के साथ अपना जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है दैट इज प्रोविजन ऑन एडवांसेस, दैट इज ओवर। ओके, let's go to the next adjustment, and the adjustment number 2 is what? Income to be recognized. Income to be recognized. What do you mean by income to be recognized? Income to be recognized का मतलब हम लोग को कितना इनकम कंसीडर करना चाहिए, हम लोगों को कितना इनकम ट्रांसफर टू पीएनएल करना चाहिए एज माय इनकम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग ने देखा कि दो टाइप के हम लोग ने एडवांसेस को डिवाइड कर दिया, एक है परफॉर्मिंग असेट्स और एक है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मैंने इन लोगों को भी लोन दिया है, मैंने इन लोगों को भी लोन दिया है, बराबर है। परफॉर्मिंग असेट्स मतलब अच्छे लोग, और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोले तो बुरे लोग, बराबर है। अच्छा मैंने बोला इन लोगों का टोटल इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अर्नड है 1,000 रुपए, उसमें से मिले हैं मुझे 800। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इंटरेस्ट अर्नड is 500, interest received is 100, बराबर। अब मुझे ये बताओ नॉर्मली हम लोगों को इनकम कितना दिखाना चाहिए, व्हाट शुड बी अवर इनकम? देखो अगर हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट को ध्यान दें, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को, देन इन दैट केस ये जो इंटरेस्ट अर्नड है, इंटरेस्ट अर्न, तो भैया इंटरेस्ट अर्न का मतलब हमने लोन दिया था, 1 साल हो गया, इंटरेस्ट अर्न हो गया, बराबर। तो मेरा जो इनकम है दैट विल बी इंटरेस्ट अर्न ये प्लस ये इंटरेस्ट अर्न 500, तो मेरा जो इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड है दैट विल बी 1,500, बराबर। लेकिन मैं ये बात करूं नॉर्मल कोर्स का, अगर हम लोग कर रहे हैं तो इन दैट केस ये ऐसा होगा, बराबर है। लेकिन 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 बैंकिंग कंपनीज में ऐसे नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, जो परफॉर्मिंग असेट्स, परफॉर्मिंग, वो लोग के बारे में वो लोग क्या बोलते हैं कि सर देखो आउट ऑफ 1,000 उन लोगों ने 800 पे कर दिया है,
बाकी का 200 पे नहीं किया बट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो लोग पे कर ही देंगे, देन इन दैट केस तुम ये 1000 रुपीज को मेरा इनकम पकड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं, देर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन 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 अगर हम लोग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का बात करें, नॉन परफॉर्मिंग, तो इनको ये जो इंटरेस्ट अर्नड है, ये जो 500 है, इसके ऊपर इनको कोई भरोसा ही नहीं है। उनको मालूम है कि ये जो इंटरेस्ट अर्न है, इंटरेस्ट तो अर्न हो चुका है बट इसका मिलने का कोई गारंटी नहीं है। बैंक को इस 500 का मिलने का कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसीलिए बैंक क्या करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीव्ड का मतलब मिल गया, जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड है सिर्फ उतने को ही अपना इनकम अज्यूम करते हैं, राइट। तो फटाफट मेरे को ये बताओ, अगर वो परफॉर्मिंग असेट्स है, परफॉर्मिंग अच्छे लोग, तो इंटरेस्ट अर्न इज माय इनकम। अगर वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग, तो उनसे तुमने कितना कमाया ना वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं क्योंकि उतना मिलने का कोई गारंटी नहीं है। तो जो मिल गया, जो रिसीव्ड है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम, राइट। तो इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वो परफॉर्मिंग असेट्स है तो इंटरेस्ट अर्न इज योर इनकम, अगर वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर इनकम। ओके, चलो इससे रिलेटेड जरा सम्स चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो सर, given below are details of interest on advances of a commercial bank as on 31st March 2013। यहाँ दिया है परफॉर्मिंग असेट्स, यहाँ पे दिया है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। और इसके अंदर ना टर्म लोन दिया है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दिया है, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, यहाँ पे भी टर्म लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट और बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, मतलब ये एडवांसेस के सब सीन है, राइट। तो ये जो टर्म लोन है ये था अपना लॉन्ग टर्म, फिर सीसीओडी था अपना मीडियम टर्म, और बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड वाज अवर शॉर्ट टर्म, है ना, याद है ना जो मैंने सिखाए थे पहले, ठीक है। बट गोल गोल घूम के ये सब क्या है, एडवांसेस है। अब मुझे बताओ ये क्या है, सर ये परफॉर्मिंग असेट्स है। बताओ परफॉर्मिंग असेट्स के लिए इंटरेस्ट अर्नड इंपॉर्टेंट है या इंटरेस्ट रिसीव, सर इसके लिए तो इंटरेस्ट अर्नड इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। तो हम इसको कर देंगे इग्नोर, इसको गोली मारो। सिमिलरली नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सर उन लोगों के लिए तो भैया जो रिसीव्ड है वही मेरा इनकम है, देन इन दैट केस ये जो अर्नड है उसको गोली मारो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013। तो इनकम को रिकॉग्नाइज करना है, बराबर है। तो अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा है इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, उसमें परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। मेरे को बताओ टर्म लोन में परफॉर्मिंग का कितना है 240 और नॉन परफॉर्मिंग में कितना है 10, तो 240 प्लस 10 टोटल 250। ओके, दूसरा क्या है, सर इंटरेस्ट ऑन सीसीओडी। चलो सीसीओडी में परफॉर्मिंग का कितना है 1500, नॉन परफॉर्मिंग का 24, तो 1500 प्लस 24 1524। एंड देन इंटरेस्ट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, उसमें परफॉर्मिंग का कितना है, सर परफॉर्मिंग का 300, नॉन परफॉर्मिंग का 40। तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग में 300, नॉन परफॉर्मिंग में 40, टोटल 340 और उसका टोटल ले लो। सो दिस इज योर इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो ऐसे सब टाइप के भी छोटे छोटे से सम्स एग्जाम में वो लोग 2-2 मार्क के लिए पूछते हैं। ओके, एक सम देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है, सीएमए इंटर जून 18 में फॉर 4 मार्क्स। ओ माय गॉड, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइंड आउट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017, राइट। चलो ये क्या है, परफॉर्मिंग असेट्स है, ये क्या है, नॉन परफॉर्मिंग है। परफॉर्मिंग के लिए इंटरेस्ट अर्नड इंपॉर्टेंट है, नॉन परफॉर्मिंग के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इंपॉर्टेंट, बराबर है। तो ये सब जो है ये कट हो जाएगा
ये हमारे किसी काम का नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म लोन लिख देंगे, उसमें परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सीसीओडी लिख देंगे, उसमें परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फिर उसके बाद लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, उसके अंदर परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग। राइट, चलो कितना आएगा 120 प्लस 5, 120 प्लस 5 टोटल 125। सीसीओडी का 750 प्लस 12, 750 plus 12, that comes to 762, and then last 150 plus 20, 150 plus 20, that is 170. So what is my final answer? 125 plus 762 plus 170. So my answer is 1057. So this is the amount to be what? Recognized. Okay.